नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। बदरपुर गांव में रहने वाला दिनेश अपनी पत्नी संगीता और दो बच्चों रिया और बंटी के साथ एक खुशहाल जीवन जीता था। दिनेश का गांव में एक छोटा सा ढाबा था जो खास तौर पर अपने स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता था। उसका ढाबा भले ही छोटा था, लेकिन खाने का स्वाद ऐसा कि लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आते थे। दिनेश हर दिन बड़े प्यार और मेहनत से खाना बनाता था। संगीता उसकी मदद करती थी और रिया और बंटी भी छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाते थे। यह उनका पारिवारिक व्यवसाय बन चुका था और इस काम में सभी का योगदान था। वाह वाह दिनेश, क्या खाना बनाते हो तुम। बहुत ही लजीज खाना है। इतना टेस्टी खाना तो मेरी माँ भी बनाया करती थी। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, इसलिए तो मैं तुम्हारे ढाबे में ही खाने आता हूँ। वाकई में रोहित भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। दिनेश भाई का खाना तो वाकई में बहुत लजीज होता है। माँ के खानों की याद दिला देता है। इतना स्वादिष्ट पनीर कोरमा मैंने तो आज तक खाया ही नहीं है। कहीं बड़े बड़े और नामी रेस्टोरेंट में भी ऐसा खाना खाने को नहीं मिलता है। वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाते हो दिनेश भाई, मन संतुष्ट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आप लोगों का। आप लोगों को मेरे इस छोटे से ढाबे का खाना इतना अच्छा लगता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आप लोग मेरे ढाबे पर इसी तरह आया करो। उसके ढाबे में गांव के और आसपास के लोग खाने के लिए आया करते थे, लेकिन अब बारिश का मौसम आ गया था। दिनेश का ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण से बरसात का पानी अब उसके ढाबे में टपकने लगा था। ढाबे की छत से पानी टपकता, फर्श पर कीचड़ जमा हो जाती और ग्राहकों के बैठने की जगह भीगी हुई रहती। इस कारण से ग्राहक आने से कतराने लगे। दिनेश ने कई उपाय करने की कोशिश की, जैसे कि प्लास्टिक की चादरें ढाबे की छत पर बिछाना और फर्श पर ईंटें लगाना ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। लेकिन ये उपाय केवल अस्थायी थे। धीरे धीरे ग्राहक आने कम हो गए, जिससे उसका धंधा मंदा पड़ गया। कम ग्राहक आने के कारण दिनेश बहुत चिंतित हो गया। उसकी आमदनी घटने लगी और परिवार की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रही थी। हे ऊपर वाले, पिछले 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत ही कम ग्राहक आ रहे हैं हमारे ढाबे पर। अगर इस तरह चलता रहा तो हमें कहीं ढाबा ही बंद करना पड़ जाए। चुप करिए जी, ऐसा मत बोलिए। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश का मौसम है और हमारा ढाबा भी कच्चा होने के कारण टपकता है, इसलिए शायद कम ग्राहक आते होंगे। मैं आज साथ में ढाबा चलती हूँ। इतना कहकर वे दोनों अपने ढाबे पर चले जाते हैं। दिनेश और संगीता ने हमेशा की तरह ढाबे को साफ सुथरा किया। रसोई में ताजे मसालों की खुशबू फैल गई और दिनेश ने बड़े प्यार से अपने खास व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने उम्मीद की कि ग्राहक आएंगे और उनका स्वादिष्ट खाना खाएंगे। लेकिन उस रोज बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आसमान जैसे फट पड़ा हो। बारिश की मोटी मोटी बूंदें टीन की छत पर तेज आवाज के साथ गिर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। लगता है आज भी ग्राहक नहीं आएंगे। सारा खाना फिर से गरीबों को देना होगा, नहीं तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खाना अगर गरीबों में नहीं बांटा तो वाकई में खराब हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, खाना गरीबों को दे आते हैं। हमारा नहीं, किसी और का भला हो जाए। उस दिन भी वे दोनों खाना गरीबों में बांट देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश होती है और तेज हवाओं के साथ साथ बिजली भी चमकती है और बिजली उसके ढाबे में जा गिरती है और तेज आंधी की वजह से पूरे ढाबे में आग लग जाती है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया। मेरी तो पूरी रोजी रोटी ही छीन गई। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, लेकिन आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी रक्तचाप बढ़ जाएगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिन बदन दिन बारिश बढ़ती ही जा रही थी और दिनेश उसी बारिश में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह दिन भर इधर उधर काम ढूंढता रहता है, लेकिन रमेश को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। उल्टा वह बीमार पड़ जाता है और उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे करके वे लोग अपने दिन काट रहे थे।
एक दिन की बात है, संगीता का मुंह बोला, भाई जमाल उसके घर आता है। अरे जीजा जी, क्या चीज है जो रोज रोज इतनी बारिश में काम ढूंढते रहते हो, परेशान होते रहते हो? चलो मेरे साथ चलो और मेरी दुकान में काम करो। वैसे भी मेरा स्टाफ अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिरी में तनख्वाह भी दे दिया करूंगा। क्यों संगीता, ठीक कहा ना मैंने? अरे हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों नहीं, वैसे भी इनके पास कुछ काम तो है नहीं, वही काम कर लेंगे, वही अच्छा होगा। ठीक है जमाल भैया, आप लोग को जैसा ठीक लगे मैं कर लूंगा काम। वैसे भी घर का खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैं चलने को तैयार हूँ। अब दिनेश जमाल की दुकान में काम करने चला जाता है। वह दिन रात काम करता, बिना एक मिनट भी आराम किए। वह दुकान में ही लगा रहता। जब भी माल आता वह सारे माल गाड़ी से उतार कर रखता और दुकान की देखरेख बहुत ही अच्छी तरह से किया करता। लेकिन जैसे ही महीने पूरा होने को आता और दिनेश तनख्वाह की बात करता, जमाल टाल मटोल करने लगता था। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जमाल भैया, आप ही ने तो कहा था उस दिन संगीता के सामने कि महीने की आखिरी तारीख को आप मुझे तनख्वाह देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ आपको काम की जरूरत है, लेकिन मैंने आपको यहाँ काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी मदद करने के लिए बुलाया था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे मांगता है क्या? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं आपको देख लूंगा। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे धमकी मत दो। बहुत आए मुझे सबक सिखाने वाले, खुद का कोई ठिकाना नहीं और मुझे सबक सिखाओगे। बेचारा रमेश अब करता भी क्या, दुखी मन से वह घर लौट आता है। अरे आप आ गए, आज तो महीने की आखिरी तारीख भी है, फिर तो तनख्वाह भी मिल गई होगी आपको। फिर तो पापा, आप कल ही मेरी स्कूल की फीस जमा कर दीजिए। टीचर हमें रोज रोज फीस के लिए टोकती रहती है। हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही फीस जमा कर दूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। इतना कहकर दिनेश अपनी पत्नी संगीता के पास कमरे में चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ना जाने क्यों संगीता, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं, हुआ क्या है? सारी बात बताइए ना मुझे। तभी रमेश रोते हुए सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। ए ऊपर वाले, वो इतना मकार निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। छी, मुझे तो उसे भाई कहने में भी शर्म आ रही है अब तो। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। दिनेश काम ढूंढने के लिए जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे कोई चीखता हुआ मिलता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। बेचारा लड़का रोड पर घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन वहां से आने जाने वाले कोई भी लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन दिनेश तुरंत ही उसे किसी तरह उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। अच्छा किया जो समय पर हॉस्पिटल ले आई इसे, वरना ज्यादा खून बहने की वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। वैसे अब ये खतरे से बाहर है। मैंने कुछ इंजेक्शन और दवाइयां दिया है जिसकी वजह से ये नशे में है। अभी थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा। वह बच्चा जिसका नाम राहुल था, गांव के बहुत बड़े मुखिया का बेटा होता है। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति होती है। जैसे ही मुखिया को यह बात मालूम होती है, वो फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचता है और दिनेश का बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। बेटा, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी मदद की है। राहुल मेरा एक लौता बेटा है, उसको हमने बड़े ही प्यार से पाला है। शुक्रिया उसकी जिंदगी बचाने के लिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ इनाम है, इसे रख लो। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं रख सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी लालच से इस बच्चे को नहीं बचाया है, बल्कि एक इंसानियत के नाते बचाया है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से यह मेरा फर्ज था। रमेश की लाख मना करने और समझाने के बाद भी मुखिया उसे ब्रीफकेस दे ही देता है। बेटा, मैं तुम्हें इंसानियत के नाते ही ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है। तुम्हारा मेरे ऊपर जिंदगी भर उपकार रहेगा। दिनेश उस ब्रीफकेस को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। दिनेश को तो पता भी नहीं था कि उस ब्रीफकेस में है क्या। फिर भी वह घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी और बच्चों को बताता है। जैसे ही वह लोग ब्रीफकेस खोलते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ब्रीफकेस में पूरा पैसा ही पैसा भरा हुआ था। ये देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब दिनेश इन पैसों से अपना खुद का एक ढाबा खोलता है, जो मिट्टी का नहीं अब पक्का बना होता है, और ग्राहकों के बैठने के लिए भी अच्छे कमरे बनवाता है ताकि वहां लोग आराम से खा सके, पानी की बूंदें वहां ना गिरे।
दिनेश का ढाबा तो पहले ही अपने स्वाद के लिए बहुत फेमस था। अब इस तरह से पक्का ढाबा बन जाने के कारण लोगों की भीड़ जमने लगती है। लोगों को वहाँ का खाना बहुत पसंद आता था। अब लोगों को बरसात के मौसम में भी वहाँ दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि अब वह पक्का था और पानी नहीं टपकता था। दिनेश के ढाबे में खाने के लिए अब तो लोग दूर दूर से आया करते थे। संगीता, देखो तो आज फिर नए ग्राहक आए हैं। लगता है हमारा खाना अब दूर दूर तक मशहूर होने लगा है। हाँ दिनेश, भगवान की दया से हमारी मेहनत रंग ला रही है। याद है जब शुरुआत में एक भी ग्राहक नहीं आता था? कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब हमें यह भी नहीं पता था कि अगले दिन के लिए सामान कैसे आएगा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तभी एक ग्राहक आता है। भैया, वही स्पेशल आलू के पराठे और लस्सी देना। आपके ढाबे का स्वाद भूल ही नहीं पाता। अभी लाया साहब, जैसे घर का खाना हो वैसे ही प्यार से बनाऊंगा। भैया, आपको यहाँ का खाना पसंद आता है? पसंद? अरे दीदी, यहाँ का स्वाद तो दिल को छू जाता है। आपका व्यवहार भी इतना अच्छा है कि बार बार आने का मन करता है। दिनेश, अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं संगीता, ये हमारी दोनों की मेहनत और ईमानदारी का फल है। अगर तुमने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। अगर दिल से मेहनत करो और ईमानदारी से काम करो तो सफलता जरूर मिलती है। और हर ग्राहक को ऐसे सम्मान दो जैसे वो हमारे अपने परिवार का हिस्सा हो। अब दिनेश के ढाबे की पहचान सिर्फ उसके गांव तक ही सीमित नहीं रही। उसके स्वादिष्ट खाने और मेहमान नवाजी की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब तो आसपास के शहरों और गांवों से भी लोग खास तौर पर दिनेश के ढाबे पर खाने के लिए आया करते थे। कोई उसके मसालेदार छोले भटूरे का दीवाना था, तो कोई उसके हाथों की बनी हुई स्वादिष्ट दाल तड़का का। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सागा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।